नमस्कार, गुड इवनिंग। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। वेयर इन्वेस्ट इन 2013। अलग अलग दिन हम अलग अलग टॉपिक्स लेकर आपके समक्ष हैं। आज हम जायजा लेने वाले हैं किस तरह से आप आर्ट में एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप कुछ लीक से हट कर निवेश करना चाहते हैं तो क्या कुछ विकल्प मौजूद हैं। आगे की राह तलाशने की कोशिश करेंगे और किस तरह के ट्रेंड्स हैं इसको एनालाइज करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे और पहले एक रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं। आमतौर पर पुरानी चीज़ों की हम इतनी कदर नहीं करते हैं, उनको कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है यहीं पर पुरानी और एंटीक चीज़ें आपको करोड़पति बना सकती हैं। जी हाँ, आर्ट और एंटीक चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। देश विदेश में एंटीक चीज़ों की कई गुना जिस तरह से देखते हैं कीमतें बढ़ रही हैं और नीलामी के जरिए, ऑक्शन के जरिए इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। अगर आपके पास आपके दादा परदादा की कोई खास पुरानी चीज जैसे पेंटिंग, सेरामिक्स, ज्वेलरी, बर्तन, गहने, पुरानी किताब या फिर कुछ और है तो आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एंटिक है और आज की तारीख में इनकी कीमत लाखों करोड़ों में हो सकती है। दरअसल देश में एंटिक चीजों का मार्केट पिछले कुछ सालों में ही डेवलप हुआ है। फिलहाल भारत में एंटिक बाजार 50 करोड़ रुपयों का है और ये दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहा है। आमतौर पर 100 साल से पुरानी चीजों को एंटिक कहा जाता है और ये चीजें दुर्लभ होने से समय के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। कुछ समय पहले विजय माल्या ने मैसूर के शहंशाह टीपू सुल्तान की तलवार एक नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। वही महात्मा गांधी का चश्मा और दूसरी यादगार चीजें 8 करोड़ में बिकी थी। स्टॉक मार्केट या फिर आम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मुकाबले एंटिक इन्वेस्टमेंट के कई फायदे हैं। जैसे एंटिक चीजें आपके घर की शोभा भी बढ़ाते हैं, तो वहीं इस पर आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। Antiques as a long-term investment can only appreciate, but yes, I mean there are a lot of factors that go into it. If you are a collector, it does make sense to buy from authentic sources, to get it properly valued. If you can get it certified, and also do your own research. Try and understand where it's come from. It actually enhances the value of your antique. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंटिक में निवेश फायदे का सौदा तभी साबित हो सकता है जब आपको इसकी समझ हो। आमतौर पर लोग शौक पूरा करने के लिए एंटिक चीजें खरीदते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करें तो इससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। कोई भी एंटिक चीज लिमिटेड एडिशन होती है, इसलिए जाहिर है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। जैसे 250 साल पुरानी एंटिक चीजों का ऑक्शन करने वाली कंपनी क्रिस्टीज ने भारत की 4 एंटिक सोने की चूड़ियों की नीलामी की शुरुआती कीमत 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए रखी है। वहीं काली लकड़ी से बने भारतीय टेबल की कीमत 90,000 से 1.5 लाख के बीच है। भारतीय कारीगरों की बनाई हुई चीजें दुनिया भर में मशहूर हैं, इसीलिए विदेशों से लोग इसे खरीदने के लिए लाखों करोड़ों की बोलियां लगाते हैं। आर्टिस्ट शॉर्टलिस्ट होते हैं और ऑक्शन में उनकी पेंटिंग्स लगाई जाती हैं और बाय इनविटेशन आप आर्ट वर्ल्ड के जो लोग हैं, जो पैशनेट हैं आर्ट के बारे में, उनको बुलाया जाता है और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है आर्ट के बारे में, उनके हिसाब से वो बोली लगाते हैं और आर्ट बेचा जाता है। हालांकि एंटिक में धोखा होने का खतरा भी ज्यादा होता है, इसीलिए अगर आप ओरिजिनल एंटिक खरीदना चाहते हैं तो हमेशा लाइसेंस रखने वाले डीलर से ही खरीदें। भारत में एंटिक चीजें खरीदने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन 100 साल और उससे पुरानी चीजें विदेशों में बेचने पर सरकार के एंटिक्विटीज एंड ट्रेजरर्स एक्ट के तहत पाबंदी है। अमूल देठे, जी बिजनेस, मुंबई। This is the
तो आइए हम बातचीत को बढ़ाते हैं, आपका परिचय कराते हैं। जो खास मेहमान इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे साथ अजय सेठ साहब हैं जो कि CEO हैं कोपल आर्ट। गुड इवनिंग मिस्टर सेठ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कुमार बहेती, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हट सर्विसेज। आपका स्वागत है बहेती जी। एंड साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनिल सूरी साहब, स्टैम्प कलेक्शन के बिजनेस में है एंड मोर ओवर इनका इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो एज अ हॉबी भी इसको इन्होंने शुरू किया था और अब बिजनेस के तौर पर इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। मिस्टर सूरी, आपका भी स्वागत है। इनिशियल कमेंट में मिस्टर सेठ हम आपसे समझना चाहेंगे, जहां तक आर्ट की बात है और एज एन इन्वेस्टमेंट इसको किस तरह से देखा जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जनरली जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हम देखते हैं किस तरह से वो काफ़ी कंजर्वेटिव रहते हैं, लेकिन ये किस तरह से आजकल ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। आर्ट में इन्वेस्टमेंट में क्या एक सर्टन सेक्शन है, जैसे जनरली एक धारणा है कि कुछ एलीट हैं वो ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ नए ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप इसको ओपनिंग कमेंट्स में किस तरह से समझाएंगे आर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन आर्ट मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में एक बहुत ही फ्रैक्शन है, एक छोटा सा फ्रैक्शन है। से ग्लोबल आर्ट मार्केट जो है वो $60 बिलियन है और इंडियन आर्ट मार्केट का साइज सिर्फ $250 मिलियन के आसपास है। So which is less than even a 1% of the global art market. बट इसमें ग्रोथ किस तरह से हो रही है? और पिछले सिर्फ अगर हम ये देखें कि पिछले 5 या 7 सालों में ये जो मार्केट है वो 50 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ पे जंप की है जी पिछले 7 सालों में। लेकिन 3 साल जो पिछले निकले हैं 2008 के बाद 9, 10, 11 ये मार्केट स्टैटिक रही है, इसमें ग्रोथ नहीं आई है। बट अभी जो ट्रेंड्स आए हैं, जो यंग जनरेशन है एलीट्स के अलावा, वो लोग भी आर्ट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि जब आप आर्ट कलेक्ट करें तो आपका जो मेन पर्पस है वो कलेक्शन होना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट। अगर आप रिटर्न्स के एंगल से चलेंगे, इफ़ यू बाई ए वर्क प्योरली एज ए कलेक्टर, यू वांट टू एंजॉय द वर्क एंड you do your diligence, as I would advise that you have a long term horizon, look for the master artists, the well established names. अब उसमें भी जैसे देखा जाए, कुछ समय पहले लोग सिर्फ MF हुसैन की बात करते थे कि आप हुसैन साहब की पेंटिंग खरीदिए, तो कोपल ने एक आर्टिस्ट जो भी जाने माने मिस्टर रज़ा, SH रज़ा, तो वो एक कम कीमत में उस समय अवेलेबल हुए और आज वो उनकी प्राइस जो है हुसैन के बराबर। राइट, आइए हम बहेती जी से भी जानते हैं। आप बताइए हमें बहेती जी, जिस तरह से ये एक तरफ तो एक ब्रांड है जो मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड है, आप उसको रखें लॉन्ग टर्म के लिए, कई ऐसे भी हैं जो एंटीक हैं, एकदम हटके हैं, डिफरेंट फ्रॉम द लीग, उसको भी क्या रखा जा सकता है इन द सेंस, मतलब अगर आपके पास वैसा है तो उसको आप रखें फॉर लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट ओवर द ईयर्स जैसे वो आगे हम देखते हैं वो स्पेसिफिकली एक यूनिक कैटेगरी में जिस तरह से रहेगा, तो उसके भी अपनी एक, जो इस चीज़ को समझते हैं उसकी अपनी एक वैल्यू, अपनी एक स्पेशल मार्केट है। जी बिल्कुल। अगर आप एक प्रॉपर स्टडी करके इसमें आप एंटर करें, तो जैसे कि अभी मिस्टर सेठ ने कहा कि जैसे मिस्टर रज़ा हैं, रज़ा साहब की पेंटिंग्स आज आर इक्विवेलेंट इन प्राइस टू MF हुसैन, ही इज़ अ मॉडर्न मास्टर। तो सिमिलरली आप मार्केट को स्टडी करें, आप उसके आर्ट गैलरीज जो कई शोज़ ऑर्गेनाइज करती हैं, आर्ट गैलरीज के अलावा जो हमारी क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि ललित कला अकेडमी है जी, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रमोट न्यू आर्टिस्ट बिसाइड्स होल्डिंग एग्जीबिशंस ऑफ सम वेल नोन नेम्स। राइट, तो जो नए आर्टिस्ट की वो एग्जीबिशंस होल्ड करते हैं, आप वहाँ जाएं, आप वहाँ आर्ट को देखें, आप अगर आपको पसंद आए, अगेन आई वुड लाइक टू एग्री विद मिस्टर सेठ that ultimately art should be bought for art's sake. Absolutely. आपको जो पसंद आए आप वो चीज़ खरीदिए, क्योंकि a thing of beauty is joy forever. कुछ आपको इंटरेस्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसको आप रखें, लें अगर आप उस तरफ हैं, एंड अगर आगे चल के अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकें तो देन व्हाई नॉट, मतलब उसमें दैट वुड बी इवन बेटर फॉर यू। बट फर्स्ट कम फर्स्ट, जिस तरह से कहा, आपको वो अट्रैक्ट करते हुए और उसकी तरफ आप कितना इंटरेस्टेड हैं वो काफ़ी मैटर करता है, बॉटम लाइन है। ओपनिंग कमेंट में अनिल साहब आपसे जाना चाहेंगे बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक। अनिल साहब, आप जिस तरह से स्टैम्प कलेक्शन में हैं, स्टैम्प कलेक्शन जो हॉबी के तौर पर शुरू हुई, इसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि क्या ये चाइल्डहुड से स्टार्ट हुई थी, ये मतलब किस तरह से ये पूरी जर्नी रही है, एंड वो सो मेनी डिकेड्स आप जिस तरह से इसको कर रहे हैं, ये इसकी किस तरह से शुरुआत एक्चुअली हुई और कैसे रही है जर्नी? जर्नी बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट
अगर यंग एज से आप स्टार्ट करो एंड स्टार्ट बाइंग स्लोली ग्रेजुअली, इट्स लाइक अ रिकरिंग डिपॉजिट। आप कोई एक थीम उठाते हैं, एक सब्जेक्ट उठाते हैं, फर्ज कीजिए इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का, तो उसको आप स्लोली ग्रेजुअली वर्क योर वे बैकवर्ड्स और इन्वेस्ट स्लोली 10,000 रुपये 5,000 रुपये महीने का एक रिकरिंग डिपॉजिट। कल को एक कलेक्शन जब कंप्लीट होता है जी, तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे उसकी रिटर्न बहुत अच्छी आती है। एट द सेम टाइम यू हैव अ एंजॉयमेंट, यू आर कंप्लीटिंग योर पैशन, प्लस साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी आपकी अच्छी है। सेटिस्फैक्शन भी है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट था आपने उसको परचेज किया, एंड मोर ओवर फिर आगे चलते हुए अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकें जैसे हम टच कर रहे थे, तो वो और भी बेटर होगा। दो किस्म की सेटिस्फैक्शन होती है, एक तो सेंस ऑफ पोजेशन बहुत जरूरी है और इसमें सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी होती है। इन द प्रोसेस अगर आपको अप्रिसिएशन मिल जाए सोने पे सुहागा होती है। राइट, हम आपके पास लौट कर आएंगे, कई और रिपोर्ट्स पर निगाह डालेंगे। तो आज हम जायजा ले रहे हैं 2013 में अगर आप कुछ हट के इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो क्या कुछ विकल्प हैं, किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट बशर्ते उसमें हो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। शौक बड़ी चीज होता है, लेकिन कभी कभी आपका शौक बन सकता है आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। जी हां, ये हकीकत है। आप अपनी पुरानी चीजों से भी बेहद रिटर्न पा सकते हैं, बेहद अच्छे रिटर्न्स। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। पुराने वक्त से आई चीजें पुरानी यादें ताजा करती हैं, दिल का कोई तार छेड़ती हैं। इसीलिए वक्त के साथ इन सभी चीजों की कीमत बढ़ जाती है। ये पुराना कैमरा, ये ग्रामोफोन, ये ट्रांजिस्टर, ये रेडियो शायद आपके लिए कबाड़ हो, लेकिन भटनागर जी के लिए ये बेशकीमती खजाना है। एक एक घड़ी, कई बार एक एक घड़ी के अंदर 2-2, 4-4 महीने लग सकते हैं और इकट्ठी घड़ियाँ एक जगह से पॉसिबिलिटी कम होती। तो मैंने जितनी भी ये घड़ियाँ खरीदी हैं ये एक एक, दो ज़्यादा दो, इससे ज़्यादा कोई घड़ी नहीं। तो इसमें करीब 30% घड़ियाँ जो हैं वो मेरी इनहेरिट की हुई हैं और बाकी जो भी आप ये देख रही हैं वो मेरा ऐड किया हुआ है। 50 साल से विंटेज कलेक्शन करने वाले HW भटनागर अपनी नौकरी के साथ साथ वीकेंड्स और छुट्टियों में घड़ियां कलेक्ट करते रहे। 50,000 की ये घड़ी भटनागर जी ने 7 साल पहले विदेश में एक कबाड़ी से खरीदी थी। कीमत लगाई जाए तो आज ये लाखों की होगी। इस घड़ी के अलावा इनके पास 100 और घड़ियां हैं और खास बात ये है कि इंजीनियर होने की वजह से भटनागर साहब खुद ही इन घड़ियों का अच्छा रखरखाव कर लेते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो अप्रिशिएट होता है, समय के साथ स्केर्स होता रहता है, पर इस तरह का इवैल्यूएशन मैंने ना कभी किया ना कराया। तो उसके बारे में मेरा पर्सनल कलेक्शन है तो मैंने उसको कभी इवैल्यूएट नहीं किया। और चूंकि मैं इनको बड़ी घड़ियों को खुद रिपेयर कर सकता हूँ तो वो मेरा पैशन है। इनकी कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा वो घड़ियां हैं जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी, यूके और जापान से भारत इंपोर्ट हुई। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को पैशन इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आजकल अपने 10 से 15% एसेट पैशन इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। न सिर्फ इस तरह की इन्वेस्टमेंट से आपको फाइनेंशियल रिटर्न और टैक्स बेनिफिट मिलता है, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप पैसा, रुतबा, जिम्मेदारियां, शौक और यादें छोड़ जाते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आप भी किसी कलेक्टिबल को कीमती बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा, बट टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पहले कभी किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ऐसा करने वाले आप पहले इंसान बन जाते हैं, द अनडिस्प्यूटेड किंग। सो लेट्स मीट द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्टैम्प्स इन इंडिया। अनिल सूरी पेशे से बिल्डर हैं, लेकिन ये 3 पीढ़ियों से पोस्टेड स्टैम्प इकट्ठे कर रहे हैं। स्टैम्प कलेक्शन बच्चों का खेल नहीं है। अनिल सूरी का मानना है कि फिलेटली एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन सकती है, बशर्ते सही जानकारी हो तो।
जैसे आप ब्लू चिप खरीदते हैं किसी शेयर मार्केट के, और वो अपने आप डेवलप होती रहती है, एक अच्छी कंपनी भी हो गई और इन्वेस्टमेंट भी हो गई। सिमिलरली स्टैम्प्स में भी ऐसा ही होता है। आप अच्छी क्लासिकल आइटम जो कि यूनिक हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो कि अनअवेलेबल है, आप लेते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की होए, राइट फ्रॉम एडन टू ज़ांज़िबार, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की होए या वर्ल्ड की होए, क्लासिक पीरियड होए, अच्छा होए, दे विल ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट। विदेशों में एक बड़े लेवल पर फिलेटली होती है। यकीनन स्टैम्प्स का शौक रखने वाले वहाँ ज्यादा लोग हैं, इसीलिए वहाँ स्टैम्प्स की कीमत भी ज्यादा है। भारत में फिलेटली बाकी पैशन इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले काफी ऑर्गेनाइज्ड है। विदेशों में स्टैम्प कलेक्ट करने वाली लिस्टेड कंपनियां हैं और हमारे देश में सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, लेकिन विदेशों के मुकाबले ये संख्या काफी कम है। उदाहरण के तौर पर चाइना में 20 मिलियन से ज्यादा स्टैम्प कलेक्टर्स हैं। हर चीज की वैल्यू नहीं आप लगा सकते, और वैसे आप लगाने जाएं तो हो सकता है मेरा एक कलेक्शन जो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता है वो 1 करोड़ रुपए का होगा। ऐसे कई कलेक्शंस हैं, बट मैंने इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करे। कम कलेक्टर्स होने का मतलब ये भी है कि भारत में इसके कदरदान कम है, लेकिन अच्छी बात ये कि कंपटीशन भी कम है। ऐसे में इस वक्त भारत के हिस्टोरिकल स्टैम्प्स बाकी देशों के मुकाबले सस्ते में एक्वायर किए जा सकते हैं। अनिल सूरी मॉडर्न करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। कागज के ये टुकड़े देश का इतिहास संजो कर रखते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, स्टैम्प कलेक्शन में आप नाम भी कमा सकते हैं, जैसे इन्होंने कमाया। करेंसी और स्टैम्प्स के अलावा लोग सिक्कों में भी इन्वेस्ट करते हैं। देश भर में बहुत सारे कॉइन कलेक्टर्स हैं, इसीलिए हर साल एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कॉइन कलेक्शन बाकी पैशन इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले आसान इसीलिए है क्योंकि कॉइन की डेट और 2 कॉइन्स में फर्क आसानी से किया जा सकता है। अपनी कलेक्शन का कुछ हिस्सा बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्टैम्प्स की ही तरह कॉइन प्रिजर्वेशन यानी उन्हें संभाल कर रखना भी बेहद जरूरी है। सलोनी भारद्वाज, जी बिजनेस। आइए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर सेठ, जिस तरह से आप इनिशियल ट्रेंड्स बता रहे थे जो रहे हैं, ओवरऑल किस तरह से आप आगे इनफैक्ट इस स्पेस में एक्टिविटी और हलचल देख रहे हैं? क्या इसका दायरा बढ़ रहा है? क्या और लोग इस तरफ आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करनी चाहिए, एंड मोर ओवर जैसे आप कह रहे थे, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही आए और प्रॉपर पर्सपेक्टिव ना हो, अगर उस तरह का थॉट प्रोसेस नहीं है, तो कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी क्या हो सकती है? देखिए, अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट एंगल से भी अगर आपको आर्ट खरीदनी है तो देन यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। आई वुड से कि आप देयर इज ए कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टेबल आर्ट, यू नो, विच इज लाइक इट इज बॉट फ्रॉम एन ऑक्शन एंड अगेन इन द नेक्स्ट ऑक्शन इट विल फेच ए गुड प्राइस। तो आप अगर प्योर इन्वेस्टमेंट एंगल से चाह रहे हैं तो आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि मुझे इन्वेस्टेबल आर्ट खरीदनी है। इन्वेस्टेबल आर्ट वही है कि जो इजीली ऑक्शन में बिक जाती है, एक ऑक्शन से खरीद ऑक्शन में बेचा। अच्छा, इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब समहाउ क्या जो मासेस में अगर हम देखें, क्या उससे भी कुछ इंटरेस्ट इस तरफ देखा जा रहा है? क्या वो भी इस तरफ, उनकी तरफ से भी क्वेरीज आ रही हैं? क्या वो भी आर्ट में आगे बढ़ चढ़ के एज इन्वेस्टमेंट या उनकी जिस तरह से एक हॉबी के तौर पर भी आ रहे हैं? मतलब आपने क्या कुछ एग्जैक्टली ऑब्जर्व किया है? देखिए, स्पेशली पिछले 1.5-2 साल में, क्योंकि हम पूरे ग्लोबल क्लाइंट्स को डील करते हैं जी, एक नया रुझाव और एक नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, स्पेशली फ्रॉम द एनआरआई सेगमेंट, कि हमने इक्विटीज़ में पैसा लगा लिया, म्यूचुअल फंड्स में लगाया, लेकिन नाउ पीपल आर वांटिंग कि कोई फिजिकल एसेट हमारे हाथ में होना चाहिए, एंड विच इज़ लाइक यू कैन, जैसे मिस्टर सूरी ने कहा था, आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं, यू पोजेस समथिंग विच यू एंजॉय, इट्स ए ब्यूटी विच यू आर रिलिशिंग and it also appreciates. Right. मिस्टर बहेदी से भी हम जानते हैं, जैसे आपने बताया ये इस तरह से एनआरआईज का आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया, एंड ओवरऑल जो एक्शन आगे रह सकता है। मिस्टर बहेदी, एक सेगमेंट हम देखें जिस तरह से यंगस्टर्स का, क्या वो भी इस तरफ, उनकी तरफ से, क्योंकि हमने जो देखा ओवरऑल ट्रेंड्स, एक एलीट सेक्शन तो है जो अट्रैक्ट हो रहा है, एनआरआईज भी हैं, क्या यंगस्टर्स भी इस तरफ आ रहे हैं? मतलब समहाउ क्योंकि ऑप्शंस कहीं रहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उनमें इन्वेस्टमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या आर्ट में भी उस तरह से कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा यंगस्टर्स तो इस फील्ड में अभी स्टेप नहीं कर रहे हैं जी, जबकि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप चाहे 50,000 या 1 लाख रुपए साल से शुरू करें, पर आप आर्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी भी एज वी हैव जस्ट हर्ड, इंडियन आर्ट इज़ हाईली अंडरवैल्यूड, सो इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल।
इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखने वाली हैं। पॉइंट नंबर 1, आपकी एक सर्टन डिस्पोजेबल इनकम होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम ये लेकर चलें कि अगर किसी की एनुअल इनकम 10 लाख रुपीस प्लस है जी, तो नेचुरली उनके पास थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम तो ऑब्वियसली रहेगी ही रहेगी। आप कैसे कन्विंस करते हैं? मतलब समाव एक तरफ तो इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट के अलावा अगर जैसे एज एन इन्वेस्टमेंट भी अगर आना चाहें तो मिनिमम मतलब किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें, कितना इनफैक्ट इसमें मनी पंप इन करनी पड़ सकती है एक इंडिविजुअल को? वो बहुत मतलब एग्जैक्टली उसका कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ आइडिया दे सकें और लोग जो शो देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जी देखिए, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक, उससे कम में तो आप पोर्टफोलियो अपना बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और आर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट क्लास, शुड बी ट्रीटेड विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। राइट। तो आप आज शुरू करें, अगर आप 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, इट्स अ फैबुलस एज टू स्टार्ट कलेक्टिंग आर्ट एंड बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। तो आप 50,000 रुपये से या 1 लाख रुपए से शुरू करें और आप हर साल इतना पैसा इन्वेस्ट करते रहें आर्ट में। आप बाकायदा समझिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी पे खास ध्यान दें, आप आर्ट एडवाइजर्स से मिलें, आप देखें समझें, जो आपको पसंद आए, जो आपको देखने में आपको खुशी हो, जो क्लिक कर जाए, जो क्लिक करे आपके दिमाग में, जिसको आप प्राउडली अपने घर में जब लगाएं तो आपको हमेशा वो खुशी दे, तो वैसे आप शुरू करें। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई 5 से 6 साल, मान लीजिए आप 2013 में शुरू कर रहे हैं और आपने मान लीजिए 75,000 रुपये लगाए हैं, तो अगर आप 5 साल कंटिन्यूसली ये करते हैं, मैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 2018 तक अगर आपने 5 साल आर्ट में इन्वेस्ट किया है, और ये मानना गलत है कि जो एस्टैब्लिश गैलरीज हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली आर्ट गैलरी है और जी जो यू नो जो अदर वेरी वेल नोन गैलरीज हैं, ये मानना बिल्कुल गलत है कि उनके पास इतने लिमिट में आपको जेन्युइन आर्ट देने के लिए नहीं होगा। तो ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दें। एक्सप्लोर करना होगा एंड एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट जैसे का वो भी रह सकता है जी, लेकिन मोर ओवर ऑप्शंस जिस तरह से और भी कहे रहते हैं वो देखते हुए आप सभी पहलुओं को देखते हुए इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम मिस्टर सूरी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपके पास भी लौट कर आएंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे कई और पैकेजेस पर। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। वेलकम बैक। एंटीक कैटेगरी में आने वाली चीजों में कला और यादों से जुड़ी वस्तुओं की कीमत सबसे ज्यादा होती है। देश में ऐसी कई ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो दुनिया भर के लोगों को चकित कर देती हैं। विदेशी इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते समय भी पीछे नहीं रहते हैं। सिक्के हों या स्टैम्प कलेक्शन जिस तरह से हम देख रहे हो रही हैं, इसके शौक में भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। एक तरफ हॉबी भी है, आपके पास एक सेटिस्फैक्शन भी होगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी ठीक ठाक रह सकते हैं। नजर अगली रिपोर्ट पर। एंटीक में कई चीजें शामिल होती हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर आर्टिस्टिक यानी उम्दा कारीगरी वाली चीजें होती हैं। वहीं पुरानी और दोबारा ना बनाई जा सकने वाली चीजों को भी एंटीक कहा जाता है। ऐसी चीजों को विदेशी रेयर मानते हैं और इसके लिए वो मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ भारत के एंटीक बाजार में ज्वेलरी, भगवान की पुरानी मूर्तियां, चित्रकारी, कारपेट और मेटल की चीजों जैसी वस्तुओं की मांग ज्यादा रहती है। इनके अलावा राजा महाराजाओं के पुराने हथियार, कपड़े, ओरिजिनल फोटोग्राफ और दूसरी मशहूर चीजों की भी पूछ रहती है। साथ ही किसी जगह विशेष से जुड़ी चीजें भी एंटीक कैटेगरी में शामिल होती हैं। कई चीज़ें की वैल्यू इमोशनल होती है, तो उसकी भी बहुत सी वैल्यू इमोशनल है और इसका लोगों का बढ़ाव बढ़ता ही रहेगा। अभी आप देखेंगे तो दुनिया भर में हिंदुस्तान के जो अच्छे मिनिएचर्स है उसकी भी दुनिया में मांग बहुत रहती है। आर्टिस्टिक चीजों के अलावा लोगों के शौक के आधार पर भी कई चीजें एंटीक बन जाती हैं।
जैसे कई लोग देश विदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर छपे पोस्टल स्टैम्प जमा करने के शौकीन होते हैं। सालों बाद इनमें से कई स्टैम्प रेयर बन जाते हैं और उनकी कीमत काफी गुना बढ़ जाती है। ये ट्रेंड देखकर कईयों ने इसे अपना कारोबार भी बना लिया है। इसके अलावा कुछ नामचीन कंपनियों की पहली खोज या प्रोडक्ट भी एंटीक के लिस्ट में आती हैं, जैसे फिलिप्स के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्विस की घड़ियां और ओल्ड वाइन बॉटल्स। ऐसे ही देश विदेश के पुराने सिक्के, किताबें और कॉमिक्स भी एंटीक का हिस्सा हैं। मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं कि ये कॉमिक्स मैं 20-25 साल पहले पढ़ा था, जो डैडी ने रद्दी में बेच दिया और उसके बाद फिर अभी मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इस हिसाब से वो कलेक्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद कुछ रेयर चीजों की अहमियत लोगों को पता चली, लेकिन आज ऊंची कीमतों की वजह से एंटीक के कारोबार में सिर्फ कुछ बड़े लोग शामिल हैं। हालांकि धीरे धीरे ये कारोबार फैल रहा है। यही वजह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी आर्ट और एंटीक इन्वेस्टमेंट को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल किया है। अमोल देठे, जी बिजनेस, मुंबई। इस इंटरेस्टिंग स्पेस को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और आगे की राह तलाशने की कोशिश करते हैं। मिस्टर सूरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर सूरी, जैसे हमने देखा ऑलमोस्ट जैसे आपने स्पेसिफिकली बताया है, 3 जनरेशन से स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी भी रही है, आप इसके बिजनेस में भी हैं। समहाउ ये स्पेस अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों को पूरी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये जब आगे बढ़ें, जैसे हम अभी जायज़ा ले रहे थे मिस्टर भाईती से, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रह सकती है, लेकिन वैसे क्या कुछ टिप्स रह सकती हैं जब आगे बढ़ें, कैसे फाइनल कॉल लेनी चाहिए? जी, बेस्ट तरीका ये है कि इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। हमारी कलेक्टिंग और दीज कलेक्टिबल्स, उसमें क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं या और इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीद सकते हो गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, आर्ट के लिए देयर इज़ अ म्यूचुअल फंड बिकॉज द पीपल हु आर रनिंग इट दे आर एक्सपर्ट्स। सिमिलरली स्टैम्प्स के लिए होना चाहिए और कलेक्टिबल आइटम्स के लिए होना चाहिए, सो दैट इट इज़ बीन हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। एंड if a person wants to spend 1,000 rupees invest, he knows that he is investing in a specialized mutual fund. But unfortunately हमारे rules हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट के ऐसे हैं, सेबी के जो ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके जो आप समझे नॉर्म्स हैं, वो बहुत हाई कैपिटल हैज़ टू बी कैपिटलाइज्ड कंपनी होनी चाहिए या म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए। राइट। तो अगर हम स्पेशलाइज छोटी स्पेशलाइज 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ के म्यूचुअल फंड फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पसेस, स्टैम्प्स का हो गया और किसी चीज का, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स पर और भी फोकस हो, मिस्टर भाईती से भी व्यू जानते हैं। उसके लिए एक एडवांटेज ये है कि फर्ज कीजिए किसी को नॉलेज नहीं है, आर्ट की नहीं है या स्टैम्प्स की नहीं है या किसी करेंसी किसी चीज की नॉलेज नहीं है, ही नोज दैट देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेयर ही कैन गो and invest, systematically, SIP, and he knows even in a art, you may say. Like Mr. Suri, हम गोल्ड में स्पेसिफिकली देख रहे हैं, गोल्ड ETFs काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, लोग उस तरफ जा भी रहे हैं। मिस्टर भाईती से हम व्यू जानते हैं। मिस्टर भाईती, आप बता सकें क्या आर्ट में जो आगे आ रहा है इंडिविजुअल, एक तरफ तो इंटरेस्ट है, आपको चीज़ अट्रैक्ट करती है तो फिर ऑब्वियसली उसकी उतनी वैल्यू मैटर नहीं करती, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स के तौर पर जो लोग आते हैं, क्या जिन इन्वेस्टर्स ने बाकी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो फिर इसकी तरफ आगे मूव करते हैं? क्या फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली इस तरह से आर्ट में तो नहीं आते हैं? मतलब आपने किस तरह से इसको आपने देखा है? आपका कहना बिल्कुल सही है कि एकदम से अगर कोई अपनी एसेट क्लासेस बिल्ड कर रहा है तो वो एकदम से आर्ट में स्टेप इन नहीं करेगा। थोड़ा वो पहले जो एस्टैब्लिश्ड कहिए या जो मोस्ट कॉमन एसेट क्लासेस कहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स है, सिल्वर एंड गोल्ड है, वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप मान लीजिए 75,000 या 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेते हैं तो प्रॉपर्टी तो खैर आप कुछ उसमें कर नहीं सकते, गोल्ड एंड सिल्वर भी ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा नहीं। स्टॉक्स में अगर आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए तो येस इट हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। बट अगर आप किसी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट का वो आर्ट
जेन्युइन आर्ट खरीदते हैं किसी सही सोर्स से, तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि बिसाइड्स गिविंग यू द प्लेजर ऑफ सीइंग इट इन योर हाउस एंड गिविंग यू दैट प्राइड ऑफ प्लेस इन योर हाउस, कि वो डेफिनेटली अगर हम मिनिमम 20% एनुअलाइज रिटर्न लेकर चलें तो 7 साल बाद डेफिनेटली अबव 7 years वो आपको मिनिमम 20% रिटर्न तो देगा ही देगा। राइट, मतलब एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, इक्विटीज में लॉन्ग टर्म में कहते हैं एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में डेटा दिखाता है काफी ट्रेमेंडस रिटर्न्स रहे हैं। इस ईयर की 2012 की बात करें 26-28% राउंड अबाउट रिटर्न्स हैं, वो एक है, लेकिन पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। बिल्कुल, और अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको क्यों ना इंक्लूड करें। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी, उनका भी आए रुक करते हैं, फिर हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सैंक्टम स्टोर की फाउंडर संध्या गौरती और साथ ही आर्ट मॉल के ओनर हैं नरेंद्र जैन साहब भी मौजूद हैं। संध्या जी, आप पहले हमें बताएं, ये आप फिलहाल एज ऑफ नाउ आप कौन से कलेक्टिबल आइटम्स में डील कर रही हैं और क्या कुछ आप आज शेयर करना चाहेंगी? Thank you. Sanctum just started a year ago. At Sanctum, I deal with vintage furniture and accessories. Now, typically vintage is loosely classified as things that are between 50 and 100 years old. So a lot of my furniture is also reproduction furniture, but we do make that distinction. We don't really deal in antique furniture because that's a whole different business model. It's very hard in India to authenticate furniture as being antique because there's such a huge market for reproductions. They're mass produced and there aren't too many authorities that can actually authenticate this. Right. We'll come to you. We'll come back to you. अभी हमारे साथ नारायण साहब भी हैं। आप बता सकें स्पेसिफिकली आर्ट में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट की बात भी कर रहे थे, ये समहाउ आपने क्या कुछ यहाँ पर इंडियन स्पेस में जो इंडियन माइंडसेट है, जो जर्नली काफ़ी और पहलू भी देखता है इन्वेस्ट करते समय, क्योंकि कई बार हमने देखा है कुछ इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स ब्रेक्स भी होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ये मतलब किस तरह से आप इस स्पेस को देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होना बहुत लाजमी है, वो हो तो उसके बाद फिर आप बड़े, मतलब ये आपने आज क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हमें? मैं देखिए, आर्ट इज़ अ इन्वेस्टमेंट बहुत एक रोमांचक शीर्षक है। इट्स अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज आज की तारीख में हर आदमी इन्वेस्टमेंट की बात करता है और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में, आज के ज़माने में पहले के ज़माने से बहुत चेंजेस आ गया। आदमी जिस महंगाई के दौर से गुजर रहा है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि आगे आने वाले समय में उसको रीप कर सके। तो आर्ट सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है। मिस्टर सेठ, आप बताएं समाज जिस हम पहलू को टच कर रहे थे कि इंडियन माइंडसेट जर्नली है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड्स हों तो एलआईसी स्कीम्स है, एटीसी में टैक्स रिबेट मिलती है, मेरी क्लेम है तो एटीडी में टैक्स रिबेट है, इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम में एटीसी में टैक्स रिबेट होती है। ये एक तरफ कुछ लोगों को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इंडियन हाउस होल्ड में सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक तो पहलू ये है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे चेंजेस हो रहे हैं एंड विज़ अगर हम देखें ग्लोबली कई एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स में आर्ट को किस तरह से देखा जाता है, अगर आप इसको दोनों को वे करके समझा सकें। देखिए, अगर हम ग्लोबल वेल्थ एडवाइजर्स की मार्केट देखें या प्राइवेट बैंक्स देखें जो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं और एक इंडियन सेगमेंट देखें, तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्लोबली 100% ऑफ द बैंक्स एडवाइज देयर क्लाइंट्स टू पुट मनी इनटू आर्ट। दे आल्सो हैव ए स्पेशलाइज्ड विंग बाय व्हिच दे पुट मनी एंड दे बाय art for investment for the bank. And third is that they always have their own inventory. If you see that Deutsche Bank, Merrill Lynch, they have a huge collection of theirs, right? So, and also there's a very interesting data that globally at least 8% of the population takes interest in looking at art. Okay. This is missing in India. इस तरफ रुझाव ही नहीं है. But let me tell you that it's a very interesting opportunity. आप अगर हम खुद देखते हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, ऑक्शन रिकॉर्ड्स देखते हैं कि 50 साल पहले हुसैन साहब की पेंटिंग 100 रुपए में बिकी थी, तो आज आप देखिए कि वो करोड़ों में बिकती है। तो एप्रिसिएशन तो है ही, बिल्कुल, और ये एक वाइजली इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि जो गिने चुने जो 4-5 अच्छे मास्टर जिनके नाम इस्टेब्लिश्ड हैं, हुसैन, रजा, पदम सिंह, जहांगीर सभावाला, इनके काम हम खरीदें। और जैसे अभी मिस्टर बेहती ने कहा कि आपको 1 लाख रुपए में इन सब के स्केचेस या वाटर कलर या इंक और पेन, ये सब पेंटिंग्स आपको मिल सकती हैं। तो 1 लाख रुपए में आप कोई रिस्क भी नहीं ले रहे हैं जी, तो ये डेप्रिशिएट नहीं होगा। राइट, आप डाइवर्सिफिकेशन में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम कई और इसमें इंटरेस्टिंग और पहलू हैं, उनको भी हम टच करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौट कर आते हैं।
अगर आप ऑटोमोबाइल्स के कदरदान हैं, रफ्तार के इतिहास को संभाल कर रखना चाहते हैं और आपके पास पुराने सफ़ेद हाथी को रखने के लिए है जगह या यूं कहें गैरेज है, तो विंटेज कार्स में पैसा लगाकर आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। नजर इस रिपोर्ट पर। इन खूबसूरत गाड़ियों को देखकर किसी का भी दिल मचल जाएगा। विंटेज कारों के शौकीन तो इन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जो जितनी पुरानी उतनी ही अनमोल भी। अक्सर विंटेज कारों को अमीरों का शौक माना जाता है, लेकिन आज हम आपका विंटेज कारों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलने वाले हैं। ये गाड़ियां सिर्फ गैराज में चार चांद लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने पर ये आपको मालामाल भी कर सकती हैं। पिछले कुछ साल के विंटेज गाड़ियों के दामों को देखें तो पता चलता है कि इन गाड़ियों ने इक्विटीज के ही नहीं बल्कि सोने के रिटर्न्स को भी मात दे दी है। हिस्टोरिक ऑटोमोबाइल ग्रुप इंटरनेशनल की माने तो बीते साल कई विंटेज और क्लासिक गाड़ियों के दामों में 20% का इजाफा हुआ, जबकि सोने के दामों में 13% की बढ़त दिखी। वजह है इनकी विंटेज वैल्यू और लिमिटेड सप्लाई। बहुत ही महंगा शौक है, और क्योंकि ये कारें अपने आप में बहुत महंगी हैं और फिर इनको मेंटेन करना उतना ही महंगा, पर आपके ऊपर जो इसकी जिम्मेदारी है कि आप इस राष्ट्रीय धरोहर को बचा के रख पा रहे हैं और इसे लोगों को आने वाले समय के लिए दिखा पा रहे हैं कि कैसे ये महाराजाओं की गाड़ियाँ थी और कैसे टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आया वो नई जनरेशन को आप हमेशा दिखा पाते हैं। इंडिया अ हब फॉर सम रियली रेयर विंटेज पीसेस, लेकिन इन पुरानी गाड़ियों यानी विंटेज या क्लासिक में निवेश करने और अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए उस गाड़ी के दाम के अलावा भी कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले पता लगाएं कि जिस विंटेज कार में आप इंटरेस्टेड हैं उसके कितने स्पेसिमेन मार्केट में मौजूद हैं। उस मेक और मॉडल की जितनी कम कार होगी उतना अच्छा। साथ ही कार के इंजन की कंडीशन, गाड़ी के चेसी, बॉडी और इंटीरियर भी अच्छी तरह देख लें। साथ ही ये भी पता लगाएं कि क्या ये गाड़ी कभी किसी फेमस इंसान की सवारी थी या नहीं, और अगर हाँ तो क्या उसे साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या फोटो है या नहीं। कोई विंटेज गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनके लिए बेहतर ये है कि 1950, 52, 54, 55 की ऐसी छोटी गाड़ी खरीदें, जिससे कि उनको पहले ये पता लग सके कि पुरानी गाड़ी को रखने में क्या क्या व्याधियाँ होती हैं और किस प्रकार से उसकी मेंटेनेंस की जाती है। कोशिश ये करें कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो, रेस्टोर्ड हो या वो कंप्लीट गाड़ी हो, इस प्रकार की गाड़ी खरीदें और उसको अच्छे आदमी से रेस्टोर कराएं, जिससे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में आए। जैसे बूंदी के महाराजा की ये बुइक या मैसूर के महाराजा की ये गाड़ी। इन कारों पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको 20 से 50% की रिटर्न दे सकती है, और अगर कार कस्टम मेड हो तो ये रिटर्न ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे 1935 की ये 7 सीटर पर्दा लिमुजीन बुइक, जिसका इस्तेमाल शाही परिवार की महिलाओं के लिए किया गया था। बीते ज़माने में गाड़ियों को सफ़ेद हाथी कहा जाता था, और इन विंटेज कार्स को जिस तरह से देखें आप, ओवरऑल जिस तरह से एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं, इन कार्स को खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब इन्हें खरीदने के बाद जिस तरह से शुरू होता है इनका असली खर्च, इनको मेंटेन करने का। विंटेज कारें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस खर्चीला है। मेंटेनेंस नहीं होगा तो कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। अगर इन पर खरोंच आ जाए या जंग लग जाए या फिर डेंट पड़ जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। विंटेज कार में निवेश से आपको कोई रेगुलर कमाई नहीं होगी, बल्कि हर थोड़े समय में आपको इनके रिपेयर और मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ेगा। जब हम इन गाड़ियों को खरीदते हैं तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है गाड़ियाँ, और फिर हम इन गाड़ियों को पूरी तरह से रिस्टोर करते हैं। गाड़ी में को पूरा एकदम स्ट्रिप डाउन कर देते हैं, पूरा एक एक पार्ट को खोल देते हैं, हर पार्ट को दोबारा से साफ़ सुथरा करके बनाया जाता है। लकड़ी का काम होता है, चमड़े का काम होता है, मैकेनिकल बहुत सारा काम होता है, स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। हर रोज़ जब भी आपको उस गाड़ी को चलाने के लिए बाहर निकालना है
तब आपको उस गाड़ी पर खर्चा करना ही होगा। बिना खर्चे के वो गाड़ी कभी भी चलने के लिए नहीं निकलती है। विंटेज कारों की रिस्टोरेशन शुरू होती है फ्रॉम द स्क्रैच। गाड़ी के ओरिजिनल डिजाइन स्केचेस से काम शुरू होता है और असली पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। इस काम में समय भी जाता है और पैसा भी। ढांचे से लेकर गाड़ी के अंदर का वुडवर्क, अपहोल्स्ट्री और उसका दिल यानी कि इंजन भी पूरी तरह नया बनाया जाता है। और उसके बाद बात आती है रेगुलर मेंटेनेंस की, यानी और खर्च। Monthly expenditure, I can say, is around 25 to 30,000 rupees to keep these cars in good shape. उसको हमेशा ध्यान रखें। स्टोरेज के अंदर जो नॉर्मल स्टोरेज के नियम हैं उनका ध्यान रखें। अगर बहुत समय खड़े रखें तो उसके पहियों को जैक करके रखें ताकि टायर्स उसके ख़राब ना हो। साधारण तौर से कम हफ्ते में एक बार उसको क्लीन करते रहें। तो इन हिस्टोरिक ब्यूटीज के जलवे को बरकरार रखने के लिए हर महीने आपको रख रखाव पर काफी खर्च करना पड़ सकता है ताकि इनकी खूबसूरती सदाबहार बनी रहे। आइए फाइनल कमेंट्स लेते हैं मिस्टर सेठ। हमने लास्ट 1 आवर में ओवरऑल जो ट्रेंड्स और आगे का तलाशने की कोशिश की है। आप कुछ चलते कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ, जो समहाउ उनको मालूम रहे किस तरह से इसमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे जो आप एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकें। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमने 2010 में एक ऑक्शन हाउस में एक छोटी एसएच रजा की पेंटिंग खरीदी जो हमें 4-1 लाख रुपए में उस ऑक्शन में हमने बिड की। और पिछले साल हमसे किसी कलेक्टर ने, किसी बायर ने, वो भी इंडिया से 25 लाख रुपए में वो पेंटिंग खरीदी है। तो आप अपने आप ही निकाल लीजिए कि रिटर्न क्या आपको मिल सकती है। राइट, समा मतलब ये इंटरेस्टिंग इसमें ट्रेंड्स रह सकते हैं। फाइनल कमेंट मिस्टर बहेती आपसे, कुछ सम टिप्स चलते मतलब जब पढ़ें तो कैसे जीरो इन करें। जी ज़रूर। मेरा ये सुझाव रहेगा टू पीपल हु आर गेटिंग इनटू आर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट क्लास, आप एक विजन अपना पहले बनाएं कि हम इतने रुपए हर साल डालेंगे आर्ट में। पॉइंट नंबर 2, आप इंटिमिडेट ना हो कि ये बड़ी बड़ी गैलरीज़ हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमें तवज्जो नहीं देंगी। ये बिल्कुल गलत है। आप ताज्जुब करेंगे कि बड़ी से बड़ी गैलरी भी कितना इनकरेज करती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस। एंड द वेल नोन गैलरीज जिनकी रेपुटेशन है, दे आर द राइट गैलरीज वेयर यू शुड गो and make your investments. Point number 3, always insist on the authenticity certificate and a receipt of your purchase, because tomorrow जब आप 7 साल बाद या 10 साल बाद बेचना चाहेंगे तो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आपको वो रिसीट्स चाहिए होंगी और आपका ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट इज गोइंग टू बी एबल टू हेल्प यू इन सेलिंग इट। एक फाइनल कमेंट संध्या जी से भी लेते हैं। संध्या जी, आप बता सकें, हमने एनालाइज करने की कोशिश की कैसे रिटर्न्स रह सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट हैं, क्या टिप्स हैं, बट अब जो व्यूअर्स शो देख रहे थे एंड दे वांट टू मूव अहेड, सो हाउ शुड दे बिगिन, कैसे इसकी शुरुआत की जाए? I think you should first look around, visit some galleries, visit museums, just to kind of understand where your tastes lie. At the end of the day, I wouldn't recommend that you buy art or antiquities purely for their investment value. It's something that you live with, you grow with, you love. You have to look at it every day. There are some very well-known places, and it really helps. It takes so much of the pain out of the business if you know you're buying from a reputable source. Nutty Sons is one, Saffron Art is another I would recommend. The auction houses, Christie's, Sotheby's, they have auctions. Look around, there's so many online auctions. It's so exciting to buy an art or an antiquity in an online auction. जी, तो समाओ काफ़ी एक्साइटिंग स्पेस है, काफ़ी इनोवेटिव इसमें हम देख रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स रह सकते हैं। नरेंद्र साहब, आप बता सकें, आप इनिशियली कह रहे थे काफ़ी इसमें हलचल हो रही है, ये आप चलते चलते कैसे समझाना चाहेंगे इसको, आपके फाइनल कमेंट्स क्या रहेंगे? कारण एक ये है, एक तो ये बहुत लिमिटेड एडिशन होने के कारण इसमें इन्वेस्टमेंट की रिटर्न बहुत हाई है। अगर हम पिछले 5 वर्षों में जाएं देखें तो हिंदुस्तान के कलाकार जो टॉप के कलाकार हैं उनके 2000% की ग्रोथ है आर्ट पेंटिंग्स में। और आज प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ में पेंटिंग प्राइसेस की गिरावट है, क्योंकि जब बहुत प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर जाती हैं। लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्ट में प्राइस जो स्टेबल होती है उसमें कहीं गिरने का स्कोप नहीं होता, लिमिटेड होने के कारण।
राइट मिस्टर सूरी, तो फिर चलते चलते आपकी तरफ से सजेशंस समहाउ इसका दायरा बढ़ाया जाए और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और साथ आगे बढ़ सकें। जी, सबसे पहले जैसे हमारे मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड सजेस्ट एनीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टैम्प्स शुड सब्सक्राइब टू वेरियस पब्लिकेशंस। बहुत सोसाइटीज़ हैं हमारी, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे नॉलेज आपकी बढ़ सकती है। बढ़ने वो नॉलेज लेने के बाद, मेंबरशिप लेने के बाद, स्टडी करने के बाद, उनकी एनालाइज करने के बाद फिर इन्वेस्ट करें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये पेनी ब्लैक का था, 2000 रुपये में लेके आज 50,000 का है। राइट मिस्टर सूरी। सो इसलिए आई मीन यू हैव टू हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड विजन। आपका इंटरेस्ट हो, विजन हो, वैसी थॉट प्रोसेस हो और समय दिया जाए तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हुए इसको भी आप शुमार करें तो काफ़ी वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प रह सकता है। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। मिस्टर सेठ थैंक यू, मिस्टर बहेती आपका भी धन्यवाद, मिस्टर सूरी थैंक यू वेरी मच, साथ ही संध्या जी आपका भी शुक्रिया और नरेंद्र साहब का भी धन्यवाद। तो वे टू इन्वेस्ट इन 2013 में हम जायजा ले रहे थे कुछ लीग से हट के निवेश करने का। हमने इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है। उम्मीद करते हैं आप इनको एक्सप्लोर करते हुए, इनको एनालाइज करते हुए इसके सभी पहलुओं को उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।